हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं भाई? आज का वीडियो हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास 12 में जिन बच्चों ने अपने सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी ले रखी है, उनको ये अच्छी तरह पता है कि हिंदी आपके दो कोर्सेज चलते हैं, एक है आपका कोर और एक है इलेक्टिव। इन दोनों में चलने वाली बुक्स भी अलग अलग हैं, सिर्फ एक बुक को हम छोड़ दें तो। अब अगर हम बात कर रहे हैं बुक्स की, तो बुक है हमारे पास में कोर की आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और तीसरी बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। सिर्फ ये 3 बुक हैं, किसी भी तरह का कोई व्याकरण इसमें नहीं आता है। अब इनकी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों की हो चुकी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वन शॉट्स वगैरह तो आपके ऑलरेडी हैं, लेकिन बात है कि भाई एग्ज़ाम का पेपर कैसा आएगा। मैंने मार्किंग स्कीम आपको ऑलरेडी दे दी है कि किस तरीके से किस पोर्शन से कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन क्या, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को अभी भी बहुत डाउट है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पिछले साल के और इस साल के पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो हुआ है वो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर। पिछली बार के पेपर तक आपके पास 50-50 का रेशियो रहता था आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, यानी कि 80 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते थे और 40 मार्क्स आपके ये वर्णनात्मक प्रश्न रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस रेशियो को बहुत हद तक कम किया गया है कि मानकर चलिए आपके पास में 16 मार्क्स का पेपर, सिर्फ 16 मार्क्स जो है वो आपके पास में आ रहे हैं सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बहुत चीज़ें बदली हैं और क्वेश्चंस के पैटर्न्स में और सारी चीज़ों में बहुत चेंजेस हैं। तो ये तो मैंने मार्किंग स्कीम कराते समय आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझा दी थी, लेकिन सीबीएसई को पता था कि भाई आपको अभी भी परेशानी होगी, तो इसलिए उन्होंने एक मॉडल सैम्पल पेपर इशू किया था, ये बताने के लिए कि आपके पेपर का पैटर्न ये रहेगा। अब ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि उस पैटर्न को हम आपको समझाएं कि क्या चीज़ किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज हम यही करने वाले हैं, आपका क्लास 12 का कोर का मॉडल सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया था। आप सभी का एग्ज़ाम 15 मार्च 2025 को है, तो इसके लिए अभी तक आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी आपके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बाकी है। तो चलिए इन्हीं प्रैक्टिस को कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करें। तो अब हम देख रहे हैं आज क्लास 12 हिंदी कोर के सीबीएसई मॉडल सैम्पल पेपर है, ठीक है। सीबीएसई ने सिर्फ ये एक कहते हैं ना मॉडल दिया है आपको कि इस तरह का पेपर आपके पास में आएगा। ध्यान रखिएगा कोड, ठीक है, 302 ये आपका कोर का कोड है। किसका कोड है? कोर का कोड है, क्योंकि एक ही दिन में यानी कि 15 मार्च को इलेक्टिव का पेपर भी है और कोर का पेपर भी है। तो इसलिए ये अब भाई अपनी सावधानी में, वैसे तो आप लोगों को ऐसा कोई मिस्टेक होगी नहीं, लेकिन आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहला काम पेपर कोड को चेक करने का करना, ठीक है। जो पेपर कोड है उसे चेक करिएगा। आ रहे हैं हम सेशन 24-25, यानी कि ये जो हमारा 24-25 का सेशन है, ये उसके लिए इन्होंने मॉडल सैम्पल पेपर इशू किया है, ठीक। जब आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले उसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे, इन सामान्य निर्देशों पर ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, सबसे पहले आपको निर्धारित समय मिल रहा है 3 घंटे का। 3 घंटे से पहले 15 मिनट आपको जो है रीडिंग टाइम मिलेगा। उस रीडिंग टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है 7 मिनट्स, सेकेंड पार्ट है पहला पार्ट आपका 7 मिनट का और सेकेंड पार्ट आपका 8 मिनट का है। अब इसमें 7 और 8 कैसे करेंगे? 7 मिनट्स में आप क्या करेंगे, अपने पूरे पेपर को रीड करेंगे। जो आपका पेपर है वो रीड करेंगे, जिसमें सिर्फ खंड का आप छोड़ देंगे, ठीक है। खंड का को आपको रीड नहीं करना है, उसके आगे के जो खंड है पूरा पेपर आप रीड करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप 7 मिनट्स में पूरा पेपर रीड कर लोगे और इवन आपके पास में जो पठित गद्यांश और पद्यांश है, अगर टाइम बचता है तो उन दोनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी आप मार्क कर लेना, ठीक है। ये काम आपको 7 मिनट्स में करना है। फिर बचे हुए 8 मिनट्स में आप क्या करोगे?
बचे हुए 8 मिनट पे आपको आना है आपके खंड का में, जो कि है आपका अपठित बोध, जहाँ पर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश रहेगा। इनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स को ढूंढने का काम आप करेंगे इन 8 मिनट्स में। तो इस तरीके से जो 3 घंटे में आप अपठित गद्यांश पद्यांश में टाइम वेस्ट करने वाले थे पढ़ने के लिए, वो आप रीडिंग टाइम में ही कर लेना। तो इससे बहुत हद तक आपका समय बच जाएगा राइटिंग टाइम का। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए अब सामान्य निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फालतू के ही, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, पेपर में दिए गए हैं, आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, तो आपको इसे पढ़ना भी है और मानना भी है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 3 खंडों में, का, खा और घा। ठीक है, का, खा, गा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? सबसे पहले देखिए, का खंड का है। अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड का में आपके पास आने वाले हैं 2 क्वेश्चन, अपठित गद्यांश और पद्यांश। इस पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको सारे करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद आइए खंड खा। खंड खा में पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड खा में आपके पास आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के जो 6 अध्याय हैं, कितने 6 अध्याय दिए गए हैं आप लोग के पास में, 3, 4, 5 और 11, 12, 13। ये जो 6 अध्याय आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक है, उनमें से आपके पास प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न के साथ आपके पास ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं खंड गा। खंड गा में पाठ्य पुस्तक आरोह तथा वितान से प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्नों में आंतरिक विकल्प मौजूद हैं। अब इसके बाद बचती है आपके पास 2 पुस्तक, कौन सी? आरोह और वितान। एक पुस्तक तो आपकी आ गई अभिव्यक्ति और माध्यम, बची हुई 2 पुस्तक हैं, इनसे प्रश्न आपके आएंगे खंड गा में। तो खंड गा में भी आपके सामने ऑप्शन मौजूद रहेंगे। इस सेक्शन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आएंगे। जैसे कि आरोह बुक से आपके पास ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएंगे, वितान से सिर्फ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद आते हैं तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना ज़रूरी है। आप सभी सारे प्रश्न आपको करने ज़रूरी हैं। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर आप लोग निगलेक्ट कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपके पास खंड खा में जो सबसे पहले आता है रचनात्मक लेख, आप में से बहुत सारे बच्चे खंड खा से करना शुरू करते हैं कि हम अभिव्यक्ति माध्यम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले आपने रचनात्मक लेख लिखा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हो, फिर बुक का कर लेते हो, फिर लास्ट में अपठित गद्यांश करते हो। ये काम नहीं करना। सबसे पहले अगर आपको खंड का दिया गया है अपठित गद्यांश, तो सबसे पहले आप वही करना, उसके बाद खंड खा में आना, फिर खंड गा में आना। और एक चीज़ और, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से होने चाहिए। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में। ये नहीं कि आपने 13 पहले कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 9 कर दिया, फिर 4 कर दिया। ये काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एंड में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी को आपको सीक्वेंस से ही करना है। ये एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप बोलोगे अगर हम नहीं करेंगे तो क्या? देखिए, ये तो अगर नहीं करोगे तो ये कि आपकी एक इमेज जो है वो जो कॉपी आपकी चेक करेगा उसके सामने बिल्कुल गलत होगी। पहली बात, वो देखते ही समझ जाएगा कि ये बच्चा रूल्स को फॉलो नहीं करता। आपकी इमेज बिगड़ी नहीं कि आपके कॉपी की चेकिंग जो है वो हार्ड दर हार्ड होती जाएगी। ज़रा ज़रा मिस्टेक्स पे आपके नंबर्स कटेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि कॉपी चेक करने वाला बंदा आपसे खुश रहे, टीचर जो एग्जामिनर है जो कर रहा है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, नीट एंड क्लीन कॉपी दीजिए, ताकि वो फ्रेश माइंड से बहुत अच्छे से कॉपी को चेक करे। ठीक है, तो फिर अगर उसका माइंड अच्छा रहेगा तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स को शायद निगलेक्ट भी कर दे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, सामने वाले को खुश रखो, आपकी चीज़ें अपने आप सही रहेंगी। चलिए, तो ये तो थे सामान्य निर्देश। अब चलते हैं खंड का। खंड का में जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, अपठित बोध है। ठीक है, तो अब इस अपठित बोध में आपके पास 2 प्रश्न हैं, गद्यांश और पद्यांश। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अपठित गद्यांश, जिसमें करीबन हमारे पास आ रहे हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन। अब किस तरीके से रहेंगे देखना, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं।
तीनों तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए अब इनको देखना क्या, ये देखिए आपका पेपर इस तरीके से आने वाला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है, अच्छी बात करने वाला सभी का मान सम्मान हासिल करता है, जबकि अनावश्यक रूप से तिक्त बात करने वाला, तिक्त मतलब जो दूसरों को चुभने वाली बात करने वाला होता है, अपने तमाम गुणों के बावजूद समाज में समुचित सम्मान नहीं पा पाता। जो बहुत चुभती बातें करता है, उसके अंदर लाख गुण हों, लेकिन वो समाज में उतना सम्मान नहीं पा पाएगा जितना मीठी बात करने वाला व्यक्ति पाता है। बात व्यक्तिगत संबंधों की करे या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, हर जगह बातों की जादूगरी का बोलबाला है। बातों ने बड़े से बड़े युद्ध को रोका है, तो बड़ा से बड़ा युद्ध करवाया भी है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत बड़े युद्ध हैं जो बातों के जरिए टल भी गए, तो कहीं जो लोग ठीक से बातें नहीं करते, तिक्त बातें करते हैं, वो क्या होते हैं, उनसे बड़े से बड़े युद्ध हो भी जाते हैं। बातों की महत्ता इससे साबित होती है कि वह सकारात्मक भाव से कही जा रही है या नकारात्मक भाव से, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग से आप उस बात को कह रहे हैं या निगेटिव थिंकिंग से। बातें किसी के दिल से निकली हों, वे राग या विराग होती हैं, इसका असर बोलने और सुनने वाले दोनों पर होता है। कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हों। यानी कि हमेशा ऐसी भाषा निकालिए कि हमेशा सामने वाला तो खुश हो, लेकिन हम भी क्या हैं, खुश रहें। लेकिन इसके लिए पहली ज़रूरत है अपना आपा, अर्थात अपने अहंकार को त्याग देना। जब तक अंदर हमारे अहंकार रहेगा, तब तक हम बहुत ही कड़वी बातें करेंगे, दूसरे को चुभती हुई बातें करेंगे। तो अहंकार अपने अंदर किसी भी हाल में नहीं लाना चाहिए। किसी व्यक्ति की सफलता इन्हीं राहों से होकर गुजरती है। व्यक्ति की बातें उसके व्यक्तित्व का आईना होती हैं। पहले धैर्य के साथ सुनना, समझना, मनन करना, फिर बोलना, ये कला जिस व्यक्ति में होती है वह जीवन की हर बाजी को जीतने की क्षमता रखता है। अभी एक ऐसी चीज बताई जा रही है जिसे वाकई आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, कलाकार हो या अन्य कार्यकर्ता हो, सभी की सफलता और स्थायित्व के लिए वाक्पटुता आवश्यक है। कोई भी कहीं पे हो, आप बात करने में कितने अच्छी हैं, ये हर जगह चलता है। बातों के संदर्भ में एक आवश्यक बात यह भी है कि व्यक्ति की कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए, यानी कि जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं उसमें सामंजस्य होना चाहिए। कहना कुछ, करना कुछ जैसी चीजें पूरे समाज को चोटिल करती हैं। आजीवन वास्तविक साधुत्व को जीते राष्ट्रपिता गांधी के विवेकपूर्ण और ओजस्वी व्यक्तित्व क्षमता के आगे शक्तिशाली फिरंगी और तमाम लोग नतमस्तक हो गए। यानी कि उन्होंने जो चीज़ कहा उसको करा, इसके आगे इतनी बड़ा फिरंगी साम्राज्य भी जो है वो झुकता था उनकी बातों के आगे। ठीक है, तो ये था हमारा गद्यांश और इस पर हैं अब हमारे पास पहले तीन हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। मैंने बोला था ना, तीनों तरह के प्रश्न आ रहे हैं इसमें। आपके पास बहुविकल्पीय हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और अति लघु उत्तरीय भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में 3 हमारे आ रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बात का महत्व किस पर आधारित होता है? माहौल पर, सकारात्मक या नकारात्मक होने पर, संवेदनशीलता पर, बोलने सुनने वालों पर। तो बात का महत्व जो आधारित होता है वो होता है सकारात्मक और नकारात्मक होने पर, यानी कि आप किस भाव से इस बात को कह रहे हैं, सकारात्मकता से कह रहे हैं या नकारात्मकता से कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, बापू के आचरण में हमें क्या नहीं मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, नहीं मिलेगा। कथनी करनी में समानता, साधुत्व, जीतने की इच्छा या वाक्पटुता। तो जो नहीं मिलेगा वो है आपके पास में जीतने की इच्छा। वो इच्छा उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि जीतने की इच्छा हमारे अंदर हर हाल में अहंकार को लेकर आती है, तो वो अहंकार उनके अंदर नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब हमारे पास जरा कुछ कथन हैं, इनको पढ़ते हैं और इन पर आधा जो है नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हें हमें टिक मार्क करना पड़ेगा। चलिए, बात में सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा होती है। दूसरा कथन है, बात सम्मान अपमान का आधार हो सकती है। विवाद का समाधान बात पर आधारित होता है, यानी कि अगर कहीं पे मान लीजिए विवाद हो रहा है तो उसका समाधान हम बात पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तिक्त बात करने वाला गुणी होता है। नहीं, तो
तो यहाँ पर जो सही है वो है कथन संख्या 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि बातें सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा होती है, बात सम्मान अपमान पर आधारित हो सकती है, विवाद का समाधान बात पर आधारित होता है। तो ये 3 जो वक्तव्य हैं ये सही हैं। इस हिसाब से आप थर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए, तो 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब हमारे पास आ रहा है 1 नंबर, यानी कि ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कितने शब्दों में? वो शब्द रहेंगे आपके 25 से 30 शब्दों के। ठीक है, ये आपके अति लघु होंगे। व्यक्ति की सफलता का मार्ग क्या है? अब इसका उत्तर देखिए क्या है। धैर्य के साथ सुनना, समझना, मनन करना, फिर बोलना। अब आप बोलोगे मैम ये 25 से 30 शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैंने कब कहा है, लेकिन आंसर आपको इतने में ही लिखना है। अब आप कहोगे कि मैम समझ नहीं आया। देखिए, जो आपको ये मॉडल सैम्पल पेपर इशू किया गया है, इसमें आपको पेपर का पैटर्न तो बताया गया है, लेकिन आंसर्स आपको फुल्ली नहीं बताए गए हैं। सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है। ध्यान रखना, ये आपके फुल आंसर नहीं है, इनको आंसर्स बनाना आपके ऊपर छोड़ा गया है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्ति की सफलता का मार्ग क्या है, तो इसका आंसर आप इन पॉइंट्स पे दोगे कि व्यक्ति की सफलता का मार्ग सबसे पहले है उसका ध्यान से सुनना, फिर उन बातों को समझना, उसके बाद उसे मनन करना और फिर बोलना। क्योंकि इनसे जो है, आप पूरा इसी तरीके से लिखोगे, क्योंकि इस तरीके से बातों को समझकर बोलने से जो है हम आगे अपने करने वाले कार्य में सफलता अवश्य पाते हैं। तो इस तरीके से जब आप पूरा बनाकर लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से 30 शब्दों के अंदर। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको अभी आगे आप सारे आंसर्स देखेंगे जो सिर्फ पॉइंट्स में हैं, पूरे डिस्क्राइब आंसर आपको नहीं दिए गए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, युद्ध करवाने और रोकने की जादूगरी का आधार बातें कैसे हो सकती हैं। अब देखिए, 3 क्वेश्चन आपके पास बहुविकल्पीय दिए गए, 1 अति लघु दिया गया, तो हो गए 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? लघु उत्तरीय, यानी कि शॉर्ट आंसर आएंगे। अब इनका आंसर आप कितने में लेंगे? 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर देना होगा। याद रखिए, क्लास 10th में जो वर्ड लिमिट थी वो वर्ड लिमिट यहाँ 12th में बढ़ जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बड़ी क्लासेस में वर्ड लिमिट बढ़ती जाएगी। अब यहाँ है, युद्ध करवाने और रोकने की जादूगरी का आधार बातें कैसे हो सकती हैं। अब उन्होंने पूछा कि भाई, उन्होंने गद्यांश में दिया है ना कि कैसे युद्ध करवाने और रोकने दोनों में। जब 2 लोगों में मनमुटाव होता है, 2 देशों में मनमुटाव होता है, तो उन मनमुटाव को रोकने के लिए अगर उन समस्याओं को बातों के ज़रिए हल किया जाए तो वो समस्याएं जब हल हो जाती हैं तो युद्ध टल जाते हैं। लेकिन अगर वो मनमुटाव को बातों के ज़रिए और ज़्यादा भड़का दिया जाए या उनमें नकारात्मकता ला दी जाए तो वो बातों के ज़रिए युद्ध होना जो है वो संभव हो जाता है। तो इस तरीके से बातें युद्ध रुकवाने और करने दोनों में आधार हो सकती हैं। सकारात्मक और नकारात्मक भाव की संचारक बातें होती हैं। अगर आप सकारात्मक बातें करोगे तो युद्ध रुक जाएगा, नकारात्मक बातें करोगे तो वो युद्ध होने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, मैंने कहा ना पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को डिस्क्राइब आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं, कबीर के दोहे में वाणी अर्थात बातों की शीतलता से क्या आश्रय है। चलिए देखिए, कबीर के दोहे में वाणी अर्थात बातों की शीतलता से क्या आश्रय है। जैसे यहाँ पर अभी दिया ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होएं औरों को शीतल करें। तो अब यहाँ शीतलता का तात्पर्य क्या है? शीतलता का तात्पर्य यहाँ पर सीधे सीधे ही आ रहा है कि जब हम किसी से बात करें तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों से प्रसन्न रहे, यानी कि वो बातें हमेशा सकारात्मक भावों से होनी चाहिए। और दूसरा, कथनी और करनी में बहुत समानता होनी चाहिए। मनुष्य जो बातें करे उसमें सकारात्मक भाव हो, संवेदनशीलता हो, राग हो, स्नेहशील हो, यानी कि एक तरीके से एक कंप्लीट पॉजिटिव टॉकिंग होनी चाहिए। वहाँ पे निगेटिव थिंकिंग भी नहीं आनी चाहिए। कहने की तो बात दूर, आपके दिमाग में भी वो निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके भावों से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कथनी और करनी का भेद समाज को कैसे चोट पहुंचाता है।
कैसे चोट पहुंचा रहा है, देखिए अविश्वसनीयता का संचार होता है जिससे आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए हम कोई बात को कह रहे हैं, सपोज, ठीक है, हमने अगर किसी बात को कहा, अब वो बात क्या होगी, वो बात क्या होगी, वो बात जो है वो दूसरों में परेशानी क्रिएट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो मैं कह रही हूँ और कर रही हूँ, अगर इनमें भेद होगा तो जाहिर सी बात है अविश्वास पनपेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी जिसे आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक गलती हुई है इसमें। ये जो हमने आपको स्लाइड लगा के दी थी, ये वाला, इसमें आपको मैंने बताया कि ये गद्यांश 7 नंबर का, 7 नंबर का नहीं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है पहला। ओके, ठीक है, ये 10 नंबर का फर्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर का है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। 3 आपके क्या हैं, MCQs हैं, 3 नंबर के MCQs हैं। 1 आपका वेरी शॉर्ट है, आंसर है, और 3 यानी कि ये हो गए 6 नंबर के, 6 नंबर के आपके पास शॉर्ट आंसर हैं। तो ये टोटल 10 नंबर का आपका जो है अपठित गद्यांश है। ठीक है, अपठित गद्यांश जो है वो 10 मार्क्स का आया है। ये चीज़ मैंने आपको समझी, यहाँ पर ये मार्क्स गलत लिखे हुए थे, ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये 10 नंबर के आपके पास में आ रहे हैं। ठीक, तो समझ गए, आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब 8 मार्क्स में आपके पास कैसे चलेगा, 3 नंबर के आपके पास बहुविकल्पीय रहेंगे, ठीक है, फिर 1 नंबर का आपके पास क्या आ जाएगा, 1 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट आएगा, और 2 आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से 8 नंबर का आपका ये अपठित काव्यांश हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ परेशानी नहीं रहे। सबसे पहले देखिए, 3 नंबर के आपके पास आएंगे MCQs, फिर 1 नंबर का आएगा आपका वेरी शॉर्ट, ठीक है, और यहाँ पर 6 नंबर का आपके पास में क्या आएगा, वो है शॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 6 4 10 हो रहा है। ओके, 6 नहीं, यहाँ पे आएगा ये 4 नंबर का, सॉरी मैंने 2 बोले थे ना, तो 4 नंबर के आपके पास शॉर्ट आंसर आएंगे। यहाँ पे मिस्टेक, 4 3 7 और 1 8, ठीक है, तो ये होंगे 2 क्वेश्चन आपके पास में शॉर्ट आएंगे जो कि आपके रहेंगे 4 मार्क्स के। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। एक बार मुझे आंकड़ों की उल्टी होने लगी, गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों के पार करने लगी, मैं बेहोश हो गया। होश आया, मैं अस्पताल में था, खून चढ़ाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी कि मैं चिल्लाया, डॉक्टर मुझे बुरी तरह हंसी आ रही है, या हंसने वाली गैस है शायद। अब वो जो चढ़ रही उन्होंने बोला कि शायद हंसने वाली गैस है, प्राण बचाने वाली नहीं, तुम मुझे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस देश में हर एक को अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक है, वरना कोई माने नहीं सकता हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र। बोलिए, नहीं, नर्स ने कहा, बेहद कमज़ोर हैं आप, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने समझाया, आंकड़ों का वायरस है, बुरी तरह फैल रहा है आजकल, सीधे दिमाग पर असर करता है। भाग्यवान हैं आप कि बच गए, कुछ भी हो सकता था आपको। तो यहाँ पर क्या है कि कवि ने बताने की कोशिश करी है कि आजकल के लोग जो हैं नंबर्स के पीछे भागते हैं, यानी कि वो पैसा बनाने के लिए इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। व्यक्ति जो है आजकल उसमें उलझता चला जा रहा है। अब इसी पर आपके पास प्रश्न है। तो पहला हमने जैसे बताया कि 3 आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार आंकड़ों से क्या किया जा सकता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंकड़ों से सच छिपाया जा सकता है, आंकड़ों से आज़ादी को में बाधा उत्पन्न की जा सकती है, आंकड़ों से अफसोस उत्पन्न होता है, आंकड़ों से हंसाया जा सकता है। अब निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए तथा वही सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कि कविता के अनुसार है, उस हिसाब से आपका कथन संख्या 1 ही सही है। आंकड़ों से सच को छिपाया जा सकता है, यानी कि हम नंबर्स का हेर फेर करके जो एक्चुअल चीज़ है उसको हम छिपा सकते हैं। देखिए उसके आगे आप देखिए, आंकड़ों से आज़ादी में बाधा कहीं उत्पन्न नहीं हो सकती, आंकड़ों से अफसोस उत्पन्न नहीं हो सकता, आंकड़ों से हंसाया नहीं जा सकता। तो सबसे अच्छा है कि आंकड़ों से सच को छिपाया जा सकता है, जो एक्चुअल सच है उसे हम छिपा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिसाब है, उसमें आप आंकड़े बदल दीजिए, सच छप जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि की हंसी का संभावित कारण क्या है। अब जो कवि हमारे हंस रहे हैं, जो उनको ड्रिप चढ़ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई जो उनको गैस लगाई गई है, सॉरी, वो कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं हंसी की गैस है, इसके कारण वो हंस रहे हैं। चलिए देखते हैं। खून तथा ऑक्सीजन चढ़ाया जाना, हंसने वाली गैस, गलत और झूठे आंकड़े या आंकड़ों की उल्टियां। तो ध्यान दीजिए, कवि की हंसी का संभावित कारण है गलत और झूठे आंकड़े, यानी कि वो जिन आंकड़ों का हिसाब करने बैठे थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो जो है गलत आंकड़े हैं, तो उन्हें वो देखकर हंसी आ गई कि मतलब सच्चाई को छुपाने के लिए किस तरीके से गलत आंकड़ों का एक पहाड़ खड़ा किया गया है। अब देखिए, कॉलम ए को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए देखते हैं क्या है कॉलम। आज़ादी और प्रजातंत्र। ठीक है, यहाँ इधर है गुमराह करने का हथियार, यथार्थ में रहना, सच जानने का अधिकार। ठीक है, दूसरा है आंकड़ों का वायरस, दूसरा है अफसोस के साथ जीना। तो इसमें नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम सही देख रहे हैं वो है आपका फर्स्ट कि आज़ादी और प्रजातंत्र, ये है आपका यथार्थ में जो नहीं, सच जानने का अधिकार। आज़ादी और प्रजातंत्र में हम सच जानने का अधिकार है। सेकंड है आपका आंकड़ों का वायरस, गुमराह, यानी कि हम जहां पर आंकड़ों का वायरस होता है वहां पर चीज़ों को हमसे छिपाया जाता है। अफसोस के साथ जीना, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा यथार्थ में रहना, यानी कि जब हमें पता चलेगा अरे ये नहीं ये है, तो वो सच्चाई होगी, तब हम अफसोस में जिएंगे। नेक्स्ट आते हैं, आंकड़ों की उल्टियों से कवि का क्या तात्पर्य है। अब आंकड़ों की जो उल्टियां हो रही हैं उससे कवि का मतलब क्या है। तो यहाँ पर भी आपके सामने सिर्फ जो है इंडिकेशन दिया गया है, एक्सप्लेन आपको करना है। आंकड़ों से अत्यधिक घिरे रहना। अब जब हम कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर अकाउंटेंट है तो वो क्या होगा, वो लगातार आंकड़ों से ही घिरा रहेगा, है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, पूरा टाइम उसके दिमाग में वो नंबर्स ही है। आप कोई भी काम करो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक दिन आप बहुत ज़्यादा मैथ्स करने बैठो तो आप चारों तरफ वो मैथ्स के नंबर ही आपको जो है दिखाई देने लगेंगे। तो वो चीज़ें होती हैं। अत्यधिक हिसाब किताब के कारण वह पूरा दिन कवि जो हैं हमारे वो आंकड़ों से ही घिरे रहते थे, जिसकी वजह से उनको हर तरफ आंकड़े दिखाई देने लगे। तो आंकड़ों की उल्टियां होने का तात्पर्य है हर जगह आंकड़ों का दिखाई देना। ठीक है, तो ये था हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आपको आंसर 25 से 30 शब्दों में करना है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे शॉर्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आंकड़ों का वायरस सीधे दिमाग पर कैसे असर करता है। अब हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है, हम किसी चीज़ की काउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें दिमाग तो लग ही रहा है। अब वो धीरे धीरे अगर हम पूरा दिन वही काम करते रहेंगे तो वो तो हमारे दिमाग पर चढ़ता हुआ चला जाएगा ना। तो इसको आप कैसे, देखिए पॉइंट्स दिया है। आंकड़ों के भ्रम उत्पन्न किया जाता है, इंसान झूठ को सच मानने लगता है, संख्याओं का लंबा चौड़ा जाल बुना जाता है जो भ्रामक होता है। तो आंकड़ों का वायरस का तात्पर्य है कि आजकल इन आंकड़ों के जरिए चारों तरफ जो है वो धांधलीगर्दी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से गलत को सही और सही को गलत करने के लिए इन आंकड़ों का सहारा लिया जाता है। तो ये आंकड़ों का एक भ्रामक जाल पूरी तरीके से बिछाया जाता है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति इस जाल में फंसता जा रहा है ना। हर जगह आप भ्रष्टाचार देखोगे, तो ये सारा भ्रष्टाचार इन आंकड़ों के जरिए ही किया जाता है।
इंसान झूठ को भी सच बनाने के लिए इन आंकड़ों का ही सहारा लेता है और इस तरीके से हर एक व्यक्ति इस आंकड़ों के जाल में फंसता चला जा रहा है, इसीलिए इसे आंकड़ों का वायरस कहा गया है। अब दूसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या डॉक्टर के अनुसार कवि के साथ कुछ भी हो सकने से क्या तात्पर्य है। अब कवि ने बोला कि भाई आपके साथ कुछ भी हो सकता था, अब इसका क्या तात्पर्य है, ये भी हमारा शॉर्ट आंसर है। देखिए, कवि आंकड़ों का शिकार हो सकता था, यानी कि आंकड़े उसके दिमाग में ऐसे चल जाते कि शायद वो पागल तक हो सकता था। सभी अपनी बात समझाने के लिए आंकड़ों के खेल में लगे हैं, नहीं मैं सच्चा हूं मैं झूठा हूं, ये बात साबित करने के लिए हर व्यक्ति इन आंकड़ों का ही सहारा ले रहा है। आंकड़ों को अपने हित से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। आंकड़े सच को सामने लाने की जगह सच को छिपाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार दर्शाए जा रहे हैं। तो अगर हमारे कवि जो बैठे हैं आंकड़ों की सच्चाई जानने के लिए, उनके सामने इतने गलत आंकड़ों को पेश किया जा रहा है जिसके चलते वो एक भ्रम का शिकार हो रहे हैं और इस भ्रम के शिकार में वो एक ऐसे भ्रम के संसार में जा रहे हैं जिसके चलते इन आंकड़ों की गिनती करते करते उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता था। इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ कुछ भी हो सकता था। चलिए, तो अभी हमारा अपठित गद्यांश खत्म हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ, हमारा अपठित गद्यांश खत्म हो गया और पद्यांश खत्म हो गया, जो कि हमारा 10 और 8 18 मार्क्स का प्रश्न था। अब हम बढ़ चले हैं अपने खंड खा में, जहां हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित 6 अध्यायों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिए, इस बुक से लास्ट ईयर तक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अब किसी भी तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, किसी तरह के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आ रहा है वो है रचनात्मक लेख, ठीक है, नए और अप्रत्याशित लेख। यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखना होगा। जैसे ही आपका खंड खा की शुरुआत होगी, अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में आप जो भी ऑप्ट करेंगे वो 6 नंबर का होगा, 120 शब्दों में आपको लिखना है। आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रचनात्मक लेख जो है वो मैं पर आधारित होता है, यानी कि हम आत्मकथ्यात्मक लेकर चलते हैं। ऐसी हम जो लेख लिखते हैं जिसमें हम मैं शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, विद्यालय का वह खास दिन, दूसरा है बारिश में बिन छतरी, तीसरा है हवाई जहाज के बिना दुनिया, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें आपकी टोटल कल्पना शक्ति पर आधारित रहेंगी। हो सकता है कभी आपके पास बारिश का ऐसा दिन आया हो कि जब आपके पास छतरी ना हो, तब आपने क्या किया, या विद्यालय में कोई ऐसा खास दिन हो जिस दिन आपको पुरस्कार मिलने वाला हो, आप कोई अप्रिसिएशन हो रहा हो, तो उस दिन के बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। हवाई जहाज के बिना जो दुनिया है उसे आप पूरी तरीके से अपनी काल्पनिक शक्ति से लिखेंगे। तो तीनों में से जो आपको सटीक लगता है कि जिस पे आप लिख सकते हो वो आप ऑप्ट करना, और हमेशा ध्यान रखना इसमें मैं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी आप करोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स किस तरीके से मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आरंभ, जब हम लेख को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर लेख की स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो बंदा उसको आगे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले वो जो आप इंटरेस्टिंग में लिख रहे हो उसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे, अंदर की विषय वस्तु के लिए 3 अंक मिलेंगे, आपकी प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन कैसा है उसके लिए 1 अंक मिलेंगे, और आपकी भाषा के लिए 1 अंक मिलेंगे। भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए, प्लस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आप लोग बोलते हैं ना मात्राओं की जो गलती होती है वो भी यहाँ पर आपके काटे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपका 1 नंबर जो है वो आपकी प्रस्तुति भाषा के लिए है, तो वो मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको रचनात्मक लेख में 6 नंबर मिलेंगे, 3 में से आप जो कोई भी 1 करोगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। अब आपके सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं, किससे, अभिव्यक्ति और माध्यम से। इन अभिव्यक्ति और माध्यम से आने वाले इन 5 प्रश्नों में से सिर्फ आपको 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। उत्तर कितना देना है, 40 शब्दों में देना है, यानी कि ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, याद रखना।
30 से 40 शब्दों का मतलब ही सीधे आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो जब आप 4 प्रश्न करोगे तो आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर? तो 5 में से 4 प्रश्न करने हैं, 40 शब्दों में उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो जब आप 4 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे कितने? 8 नंबर। ओके, चलिए आते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी और नाटक किन बिंदुओं पर समान होते हैं? अब बताना है वो बिंदु जिनमें वो समानता लेकर चलते हैं। तो चलिए देखिए, कहानी और नाटक दोनों में कहानी, पात्र, परिवेश, कहानी का क्रमिक विकास, संवाद, द्वंद्व, चरम उत्कर्ष होता है। अब कहानी ले लो या नाटक ले लो, इन दोनों में ही ये चीज़ें कॉमन होती हैं। भाई एक कहानी पर ही नाटक लिखा जाएगा, उनमें पात्र भी होंगे, परिवेश होगा। नाटक में वो परिवेश मंचित किया जाता है, जबकि कहानी में उसे शब्दों के जरिए बयां किया जाता है। धीरे धीरे एक क्रम से कहानी या नाटक का विकास होता है, फिर होते हैं उनमें संवाद भी होता है, द्वंद्व भी होता है और चरम उत्कर्ष भी होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनमें कहानी और नाटक समान होते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स को, इन्हीं पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना, ध्यान रखना 40 शब्दों में डिस्क्राइब करना है आपको। तो इनमें से आप कम से कम 4 पॉइंट्स को तो डिस्क्राइब कर ही सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट डिस्क्राइब करने। इसमें से आप किन्हीं 4 पॉइंट्स को 10-10 वर्डों के अंदर, 10 वर्ड्स के अंदर आप डिस्क्राइब कर लेना, तो विद इन 40 वर्ड्स आप आ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या अभिप्राय है? अप्रत्याशित विषय, अप्रत्याशित विषय पर लेखन का क्या मतलब है? ऐसे विषय जिसे हमने कभी ना पढ़ा हो, ना सोचा हो, ना सुना हो, अर्थात ऐसे विषय जिन पर कोई भी लेखन सामग्री मौजूद ही नहीं है। उन विषयों को हमें जब लिखने के लिए विचार करके लिखने के लिए दिया जाता है तो वे अप्रत्याशित लेख कहलाते हैं। ऐसे विषय जिनकी कभी आशा भी ना की गई हो, विषय कोई भी है जो पहले से पढ़ा नहीं या रटा रटाया ना हो। अब इसी चीज को आपको डिस्क्राइब करना है 40 शब्दों के अंदर। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपको यहाँ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं इन्हें पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। तीसरा प्रश्न है, रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? इसकी कोई 2 सीमाएं लिखिए। रेडियो संचार का एक रेखीय माध्यम है और साथ ही साथ सिर्फ श्रव्य माध्यम है। ठीक है, इसकी कोई 2 सीमाएं लिखनी है। ठीक है, इसे आप लिखोगे 40 शब्दों में। देखिए क्या है, सबसे पहले रेडियो श्रव्य माध्यम है, जब आप इसे डिस्क्राइब करोगे तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, फिर जब 2 सीमाएं लिखोगे तो एक सीमा के लिए आधा नंबर और दूसरी सीमा के लिए आधा नंबर। ये देखिए, एक सीमा के लिए आधा नंबर प्लस दूसरी सीमा के लिए आपको आधा नंबर। 2 सीमाएं पूछी गई है ना वो। तो देखिए क्या है, अब ये 2 सीमाएं देखिए क्या है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती। अब जैसे अखबार पढ़ते हमें कोई चीज़ है तो हम पीछे पलट जाते हैं और पीछे जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन रेडियो में ये सुविधा नहीं है, वो तो चलता रहता है। दूसरी चीज़ है, अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर देगा। यानी कि अगर कोई क्लिष्ट शब्दावली है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही, कभी भी कुछ ऐसा होगा तो श्रोता जो है उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो रेडियो बंद कर देगा। इसलिए ये 2 सीमाएं होती हैं जिन पे ध्यान रख कर रेडियो के अंदर कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। ऊपर लिखित बिंदु सांकेतिक हैं, अन्य बिंदु विचारणीय और स्वीकार्य रहेंगे। तो ये 2 बिंदु हमने दिए हैं, अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप कुछ और भी लिखिए, वो स्वीकार्य। जरूरी नहीं कि जो दिया गया है सिर्फ वही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसे इक्वल डिवाइड किया जा रहा है। अब जैसे उन्होंने बोला कि संचार का कैसा माध्यम है, तो वो एक श्रव्य माध्यम है। जब इसे आप पूरा डिस्क्राइब करोगे, मान लो 40 शब्दों में लिखना है तो 20 शब्द तो 15 में से 20 शब्द तो आप श्रव्य माध्यम में लगा दोगे, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप यहाँ करोगे तो 10-10 वर्ड आप इसमें लिखोगे, तब कहीं जाके आपका पूरा। हमेशा ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसे इक्वली नंबर्स वार डिवाइड किया गया है, वर्ड्स वार डिवाइड किया है, वो आपको डिवाइड करते हुए लिखना होगा। चौथा है, फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है? अब हमने आपको बताया हुआ है, इस पर टिप्पणी भी करी है कि फ्रीलांसर पत्रकार वो होता है जो कि किसी भी पत्रकार पे जो है वो भुगतान के हिसाब से कार्य करता है। मान लीजिए कि मैं अगर एक पत्रकार हूँ और मैं भोपाल में हूँ,
ठीक है। अब भोपाल में किसी न्यूज़ कंपनी का कोई कंपनी कोई भी ले लीजिए, उसका ऑफिस अगर नहीं है तो वो न्यूज़ कंपनी मुझसे संपर्क साधेगी और कहेगी कि भाई भोपाल में ये घटना घटी है, मेरे लिए ये आप खबर कवर करके दो। ठीक है, तो मैं पूरी खबर कवर करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले एक पैसा मैं तय कर लूँगी, तुम मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं ये खबर आपको कवर करके दूंगी। अब एट ए टाइम मैं मान लीजिए कोई लेख लिख रही थी किसी भी चीज टॉपिक पे, तो वो लेख मैं दूसरे न्यूज़ कंपनी को बेच सकती हूँ। ठीक है, अखबार को दे सकती हूँ कि भैया ये ले लो, मुझे इसको इतना पैसा दे दो। मतलब मान लीजिए कि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कहीं पर भी फ्री होकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ और मेरा मन जिस भी कंपनी को करेगा उसको वो खबर बेचूंगी और जो कंपनी मुझे अच्छा पैसा देगी मैं उसे वो खबर दे दूंगी। तो इस तरीके के फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं। क्योंकि भाई देखिए होता है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि कंपनीज के पत्रकार नहीं होते, हर शहर में ये फ्रीलांसर पत्रकार रहते हैं। उनसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं जो संपर्क साधती हैं और उस जगह अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ के लिए खबर कवर करना उस फ्रीलांसर पत्रकार का काम होता है। जिसका संबंध किसी खास खबर अखबार से ना हो वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। सिंपल, मुझे जो जैसा भुगतान करेगा मैं उन सब के लिए लिखूंगी, ये सिंपल है। कोई खबर कवर करनी है, कुछ लेख लिखना है, सब कुछ। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के कोई 2 लाभ बताइए। सीखिए, देखिए ये क्या होता है, ये हम पूरी तरीके से हमारे विचारों पर आधारित होते हैं। हमारे सामने एक ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पे ना हमने कभी सोचा हो ना समझा हो। तो अब देखिए जब हम 2 लाभ लिखेंगे तो एक नंबर का एक लाभ रहेगा, दूसरे नंबर का दूसरा लाभ रहेगा। यहाँ पर देखिए ये आपकी मौलिक रचना होगी, यानी कि हमने किसी की पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई चीज़ को नहीं लिखा, ये हमने सोच समझ के लिखा है। क्योंकि विषय ही जब नया है तो लेख भी पहली बार ही लिखा जा रहा है और ये मेरी अपनी खुद की रचना होगी। ठीक है, तो आप इसे पेपर में भी छपवा सकते हैं, ये भी एक चीज रहती। दूसरा है लेखन कौशल में अत्यधिक विकास होगा। अप्रत्याशित विषयों में हमेशा ऐसे विषय दिए जाते हैं कि विद्यार्थी मजबूर हो कि वो अपनी सोच से ही लिखे। जैसे अनुच्छेद लेखन है, निबंध लेखन है, ये सारी चीज़ें पहले से टॉपिक मौजूद रहते हैं तो लोग अक्सर उसको पढ़ लेते हैं और वही चीज़ें छाप देते हैं। लेकिन अप्रत्याशित विषयों में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसमें व्यक्ति को खुद सोच समझ के लिखना होता है। इसकी वजह से जब हम काफ़ी सारे ऐसे विषयों को लिखते हैं तो हमारे अंदर लेखन शैली जो है वो डेवलप होने लगती है। तो ये 2 बिंदु दिए गए हैं, इसमें कोई अन्य बिंदु भी अगर आप दोगे तो वो स्वीकार्य होगा। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा प्रश्न खत्म हुआ, जिसके अंदर हमने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। देने 4 थे, हमने 5 दिए। अब चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 80 शब्दों में उत्तर देने हैं। अब फिर हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम के 6 अध्यायों में से प्रश्न हैं। इन अध्यायों में से हमारे पास जो आने वाले हैं वो 3 प्रश्न हैं। 3 में से सिर्फ हमें 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न जो 2 प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों के उत्तर हमें 80 शब्दों में लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हुआ? लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आंसर जब लिखोगे तो वो मिलेंगे 2 नंबर। जब 2 प्रश्न करोगे तो कितने मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रिंट या मुद्रित माध्यम से आप क्या समझते हैं? इनकी किन्हीं 3 विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, अब आपको समझाना पड़ेगा कि प्रिंट और मुद्रित माध्यम क्या होते हैं। ये सबसे पुराना माध्यम है, आप सभी ये जानते हैं। ठीक है, प्रिंट और मुद्रित माध्यम सबसे पुराना जनसंचार का माध्यम है और ये स्थायित्व लिए होता है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है हम जब चाहें इसको पढ़ सकते हैं, जाकर वापस पढ़ सकते हैं। तो इसके बहुत सारे जो हैं वो विशेषताएं होती हैं। देखिए क्या है, तात्पर्य जिसे छापा गया हो, मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझाना ये है कि प्रिंट या मुद्रित माध्यम क्या होता है। तो आप ये समझाओगे कि जिन भी चीज़ों को टंकित करके छापा जाता है वे सभी क्या कहलाती हैं? प्रिंट या मुद्रित माध्यम। इसके अंदर अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं और यह जो है जनसंचार का सबसे स्थायित्व लिया हुआ और सबसे पुराना माध्यम है। ठीक है, तो जब आप ये पूरा डिस्क्राइब करोगे तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे।
ठीक है। अब बचे 3 अंक, तो 3 अंक में आपको 3 विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले देखिए इसमें स्थायित्व होता है, इसे डिस्क्राइब करोगे आप पूरा। दूसरा है रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। हमारा अगर अभी मन है तो हम अभी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। मान लीजिए हमें पहले स्पोर्ट्स की खबरें पढ़नी है तो हम स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम राजनीति की पढ़ेंगे, फिर हम व्यापार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें जो कोई भी चीज़ पहले पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट है हम उसे पहले पढ़ेंगे और रुक रुक कर पढ़ेंगे। आधा अभी पढ़ा, आधा दोपहर में पढ़ेंगे, आधा रात में पढ़ेंगे, वो अपनी मर्जी के हिसाब से हम कर सकते हैं। फिर तीसरा है पढ़ते पढ़ते कहीं पे भी रोक कर सोच विचार किया जा सकता है। कभी कभी अखबारों में कुछ ऐसी शब्दावली या वाक्य होते हैं जिनका अर्थ हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उस समय हम उस चीज़ का अर्थ भी खोज सकते हैं। या कोई ऐसी टिप्पणी है जिस पर हम विचार कर सकते हैं, तो उस टिप्पणी पर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझने का भी हमारे पास समय होता है, क्योंकि ये माध्यम स्थायित्व लिए होता है, इनमें कोई चीज़ भागती या चलती हुई नहीं होती। तो ये 3 विशेषताएं लिखोगे तो इन पे आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ऊपर लिखित बिंदु सांकेतिक हैं, अन्य बिंदु विचारणीय व स्वीकार्य रहेंगे। तो ये तो आपको दे दिए गए, लेकिन अगर आप कोई और भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली किस प्रकार के लेखन की बुनियादी शैली होती है, इसके मुख्य 3 भागों को स्पष्ट कीजिए। तो उल्टा पिरामिड शैली जो है समाचार लेखन की मुख्य लेखन शैली होती है। आजकल आप किसी भी माध्यम में, चाहे वह क्या कहते हैं प्रिंट माध्यम हो, आपका रेडियो हो, आपका टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, हर जगह समाचार आपको इसी शैली में लिखते हुए पाए जाते हैं। ये शैली जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें आप पूरा बताओगे, पूरी लेखन शैली है जिसे जो है पहले तो ये कहता सीधा पिरामिड शैली थी, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा खबरों की अधिकता होने लगी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो फिर इसे इन्वर्ट पिरामिड शैली में बदल दिया गया, जहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण खबर को सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसके बाद खबरें घटते हुए क्रम के महत्व के अनुसार दी जाती हैं, ठीक है। अब इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इंट्रो, बॉडी और समापन। किसी भी समाचार के लिए यूज होने वाले महत्वपूर्ण 6 ककारों में से 4 ककारों को इंट्रो में इस्तेमाल किया जाता है, 2 ककार आपके बॉडी में आते हैं और पूरी खबर का विश्लेषण जो है वह समापन में किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है समाचार लेखन की बुनियादी शैली है, ये आपको पूरा डिस्क्राइब करोगे, इसके लिए 1 अंक मिलेगा। जब 3 भाग डिस्क्राइब करोगे, मुखड़ा या इंट्रो, बॉडी और निष्कर्ष या समापन, जब आप इन तीनों को डिस्क्राइब करोगे तो उसके लिए आपको 3-3 अंक मिलेंगे, यानी 1-1 अंक मिलेगा। तो आप सारी चीज़ें इसको डिस्क्राइब, मैंने पूरी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करी हुई हैं ऑलरेडी, उन्हें देखिएगा। तीसरा प्रश्न है खेल पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताइए कि खेल पत्रकार में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, खेल पत्रकारिता आज का सबसे उभरते हुई पत्रकारिता का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ क्रिकेट में, पहले अभी कुछ टाइम पहले आप जाइए तो हर व्यक्ति क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, लेकिन आज खेल के हर एक पहलू को उभारने के लिए खेल पत्रकारिता महत्वपूर्ण जो है वो कार्य कर रही है। और कि जो कोई भी पत्रकार अगर खेल पत्रकारिता करता है तो उस खेल के बारे में उसकी जानकारी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें बनने वाले रिकॉर्ड्स, उसका इतिहास, उसकी स्टार्टिंग, वो किस देश में प्रचलित हुआ, एक तरीके से इतिहास से लेकर उसमें की गई गतिविधियां, उपलब्धियां, सब कुछ एक पत्रकार को पता होनी चाहिए। खेल में करियर आज अपने आप उफान पर है, खेल पत्रकारों के लिए अद्भुत करियर के अवसर हैं। तो ये 2 अंक आपको बताओगे। पहले खेल पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताइए, क्योंकि खेल पत्रकारिता आज के क्षेत्र में पत्रकारिता का सबसे उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां पर अपने लिए करियर चुनना बहुत ही, अगर आप किसी भी खेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे से खेल पत्रकारिता कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसे डिस्क्राइब करोगे तो 2 अंक मिलेंगे। खेल पत्रकार की विशेषताओं के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, एक विशेषता के लिए 1 अंक।
खेल की तकनीक, नियमों और बारीकियों की समझ होनी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में खेल में आप जो है पत्रकारिता कर रहे हैं उसकी बारीकियों की आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है खेल विशेष में कीर्तिमानों की जानकारी, जो जो रिकॉर्ड्स बने हैं उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप देखिए क्या है, खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर मानिए कि मैं एंट्री कर रही हूँ तो मुझे अगर बैडमिंटन के बारे में पता नहीं है तो मैं उस खेल के बारे में पत्रकारिता नहीं करूँगी। मुझे अगर जिस खेल के बारे में इंटरेस्ट है या पता है मैं उसी के बारे में करूँगी। तो इसलिए जब भी खेल पत्रकारिता के अंदर भी कई सेक्शंस होते हैं, मान लीजिए किसी पत्रकार को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो क्रिकेट की को कवर करेगा, किसी को अगर फुटबॉल का इंटरेस्ट है तो वो फुटबॉल कवर करेगा। क्योंकि आप जो भी पत्रकार उस खबर को कवर कर रहा है उसे उस खेल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऊपर लिखित बिंदु सांकेतिक हैं, अन्य बिंदु विचारणीय व स्वीकार्य होंगे। तो ये दो चीजें आपको बताई गई हैं, आप और भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा हमारा खास सेक्शन, जहां पर रचनात्मक लेख आए 6 मार्क्स के, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आए हमारे पास में 8 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन भी 8 मार्क्स के आए। ठीक है, तो ये करीबन आपने यहाँ पे देखा 8 और 8 16 22 मार्क्स का हमारा सेक्शन रहा खंड खा। ठीक है, 18 मार्क्स का रहा और 22 मार्क्स का हमारा क्या रहा, वो खा सेक्शन रहा। तो टोटल 30 मार्क्स जो है वो हमारे 2 सेक्शन में कवर हो गए। ठीक है, 30 नहीं 40 मार्क्स आई थिंक, है ना, 40 मार्क्स हुए ना, 22 और 16, यस 40 मार्क्स हमारे कवर हो गए। अब बचे 40 मार्क्स जो हैं वो हमारे किस में पूछ लिए जाएंगे, ये हमारी दोनों पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या करने वाले हैं। खंड गा है हमारा पाठ्य पुस्तक आरोह तथा वितान पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में ध्यान दीजिएगा, जो हमारी आरोह बुक है सबसे पहले प्रश्न इससे आएंगे। ठीक है, आरोह से जो प्रश्न आएंगे ये सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या आएंगे सबसे पहले, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपका काव्यखंड है, काव्यखंड में आपके पास 9 अध्याय दिए गए हैं। इन 9 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से एक काव्यांश रखा जाएगा, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, छत विछत हत हचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार। तो कौन सा हमारा ये अध्याय है, ये है बादल राग। बादल राग से एक कविता का अंश लिया गया है, इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस पर आपके पास है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए और है, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते। तो आधी कविता तो आपको दे ही दी गई है यहाँ पर, और इस पर पूछे गए हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पांचों प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे तो 5 मार्क्स को आपको मिलेगा। देखिए क्या है, क्रांति का लाभकारी वर्ग कौन सा होता है। जब क्रांति होती है तो सबसे ज्यादा लाभ किसको प्राप्त होता है, जो कि निम्न वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है उसको, है ना। पूंजीपति, छोटे पौधे, बड़े पौधे या शोषित वर्ग। तो सही क्या है यहाँ पर, शोषित वर्ग, जिनका शोषण किया जाता है। पूंजीपति वर्ग हमेशा मजदूर वर्ग का शोषण करता है तो वो शोषित वर्ग कहलाता है। तो वो हमेशा जो है, जब भी क्रांति होगी तो क्रांति का मतलब बदलाव है, उस बदलाव से सबसे ज्यादा लाभ किसको प्राप्त होगा, शोषित वर्ग को। नेक्स्ट आते हैं गगन स्पर्धी स्पर्धा। पंक्ति के अनुसार दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को चयनित कर लिखिए। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर, ये जो पंक्ति थी इसके हिसाब से यहाँ पर करना है। आसमान को छूने की कोशिश, बादलों को छूने की चाह, अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग, चुनौतियों का सामना करना। तो यहाँ पर क्या दिया है, गगन स्पर्धी स्पर्धा। तो इसका सीधे सीधे तात्पर्य यहाँ पर आ रहा है अत्यधिक महत्वाकांक्षी, जो अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ते हुए बदलावों को करते हैं। तो वो क्या, उनके अंदर जो महत्वाकांक्षा होती है वो आसमान को भी छू लेने की होती है। तो वो कहलाते हैं गगन स्पर्धी, यानी गगन
से भी ऊंचा उठकर, गगन से भी, अब गगन से ऊंचा तो कुछ नहीं होता है, तो गगन से भी उन्हें कंपटीशन करना है। तो यानी कि उनके अंदर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है आगे बढ़ने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रांति के डैश के जैसे वर्ज गर्जना क्या होगी? हथियारों, बादलों, वीरों या मूसलाधार? तो यहाँ पर क्रांति के बादलों के जैसे वज्र गर्जना, यानी कि क्रांति में जो गर्जना, जो शोर उठता है वो बादलों पर जब बिजली कड़कती है तो वैसे ही गर्जन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, कथन है, क्रांति से शोषकों के शोषण का अंत संभव है। ठीक है, जब क्रांति होती है तो जो पूंजीपति वर्ग है, जो शोषण कर रहा है, उसके उन शोषकों का शोषण का अंत संभव होता है। ठीक है, क्रांति शोषितों के अधिकार सुनिश्चित करवा पाती है, यानी कि जो लोग अभी तक शोषित हो पाए हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करती है, यानी कि इनको अब अपने अधिकार मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से कथन ए सही है और कारण आर भी सही है और उसका सही व्याख्या है। तो देखिए क्या है, दोनों सही है और कथन ए की कारण आर बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या है ड, तेज बरसात या क्रांति से कौन धराशायी हो जाते हैं? अब तेज बरसात हो रही है तो तेज बरसात से तो जो है बड़े बड़े पेड़ धराशायी होंगे, लेकिन क्रांति होगी तो क्या होंगे? जो शोषक वर्ग है वो धराशायी होता है। चलिए देखते हैं, गरीब और अमीर लोग दोनों, बड़े वृक्ष और छोटे पौधे, बड़े वृक्ष और पूंजीपति, बड़े वृक्ष और सर्वहारा। तो सही बात है कि जब तेज बारिश होती है तो बड़े वृक्ष धराशायी होते हैं और क्रांति होती है तो पूंजीपति धराशायी होते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े पेड़ पूंजीपतियों का ही प्रतीक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। नेक्स्ट, चलिए, तो अभी आपने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए। अब हमारे पास हमारे काव्य खंड से ही प्रश्न आने वाले हैं फिर से। अब आएंगे वर्णनात्मक। क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो काव्य खंड है, काव्य खंड के 9 अध्यायों में से कहीं से भी आपके सामने 3 प्रश्न रखे जाएंगे। 3 में से सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको मिलने वाले हैं कितने, एक प्रश्न जो आप करोगे वो कितने वर्ड्स में लिखोगे आंसर? 60 शब्दों में। तो सीधे सीधे दीर्घ उत्तरीय हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब 60 शब्दों में उत्तर दे रहे हो तो एक के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर, तो 2 करोगे तो 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है, दिन ढलने के बाद लौट रहे राही के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? पाठ 1 गीत के आधार पर उत्तर दीजिए। अब जो राही अपने घर को लौट रहा है, ठीक है, तो हर एक राही को ये लगता है कि अरे भाई मुझे मेरे घर में कोई इंतजार कर रहा है इसलिए जल्दी घर पहुंच जाओ। लेकिन हमारे जो पथिक हैं या कवि हैं उनका घर में कोई इंतजार नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही ये बात उन्हें ध्यान आती है उनके पैर शिथिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी बात को आपको यहाँ लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब ये आपको पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब करोगे इसे। कवि एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरा है, शाम के समय उसके आने के इंतजार में व्याकुल होने वाला कोई नहीं है, यानी कि उसके घर में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट है, अतः वह किसके लिए तेजी से घर जाने की कोशिश करे? भाई लेकिन जब घर में ही उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा तो वो घर पहुंचकर क्या करे इतनी जल्दी? ये सोचते ही उसके पैर में शिथिलता आ जाती है। इस प्रकार के विचार आते ही राही के कदम धीमे हो जाते हैं। हम सभी देखिए घर पहुंचने की जल्दी में क्यों रहते हैं? क्योंकि घर में हमारा कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन जब घर में कोई इंतजार करने वाला हो ही ना तो हम घर पहुंचकर इतनी जल्दी करेंगे क्या, है ना? और यही चीज़ हमें घर पहुंचने की, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपनी नाइट लाइफ जीते हैं, ठीक है, हम बाहर जी रहे हैं, रात में 2-2 बजे तक जा रहे। रीज़न क्या होता है? उनके घर में उनके लिए इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, जिनके साथ बैठें वो बातें करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ कवितावली के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि क्या तुलसी युग की समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। तो तुलसी युग की जो कवितावली में हमने देखी उसमें जात पात की समस्या है, उसमें व्यापार मतलब जो है काम करने के लिए लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, जिससे भुखमरी फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग धर्म अधर्म करने के लिए, तो आज भी ऐसी कुछ समस्याएं विद्यमान हैं। आप देख रहे हो
लोग पैसा कमाने के लिए इतना पागल हैं कि वो कुछ भी गलत या सीधा करने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आजकल के समय में देखते हैं, ठीक है। लोगों के पास बेरोजगारी भी है, उतनी नहीं है तो पर है तो बेरोजगारी भी है ना। तो इस तरीके से कुछ समस्याएं तुलसी की समय की आज भी विद्यमान हैं। जैसे दिया है, तुलसीदास ने जो कहा वह आज भी प्रासंगिक है। जो चीजें उन्होंने लिखी वो आज भी प्रासंगिक हैं, आज के समय में भी देखी जाती हैं। मूल्यहीनता है कि लोगों का, नारी की शक्ति आर्थिक दुर्व्यवस्था का चित्रण है, ये आज भी मिलता है। इनमें अधिकतर समस्याएं आज भी विद्यमान हैं, ठीक है। पहली बात, नारी की स्थिति सुधरी है पहले से, लेकिन आज भी उतनी नहीं सुधरी कि नारी सशक्ति के रूप में याद की जाए। तो आज भी उसमें कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पहले जैसी स्थितियां नहीं है, पहले में सुधार है, लेकिन अभी भी वो स्थितियां पूरी तरह सुधरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आज भी उसी कंडीशन में विद्यमान भी हैं। तीसरा प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि कागज को खेत का ही रूप क्यों मानता है? अब बताइए। देखिए, खेती के कर्म में जितना आपको परिश्रम करना पड़ता है वो शारीरिक परिश्रम होता है, लेकिन अगर हम बात करें कविता के कर्म में तो वहां पे भी इतना कर्म करना पड़ता है, लेकिन वो मानसिक परिश्रम होता है। ध्यान रखिए, परिश्रम दोनों जगह सेम है। इसीलिए यहाँ पर कवि ने जो कविता लिखने के कर्म है उसे खेती कर्म के साथ ही सिमिलर करना चाहा है, क्योंकि दोनों में ही परिश्रम होता है। कवि ने कवि कर्म को कृषि के कार्य के समान बताया है। जिस तरह किसान खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित पल्लवित होकर पौधा बनता है, उसी तरह किसी क्षण एक रचना, विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोया जाता है। तो इसे आप पूरा डिस्क्राइब करना, इतना ही कर्म है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, उसे सिंचाई करता है, उसके मिट्टी के रसायन गलते हैं और वो पुष्पित पल्लित होता है। उसी तरीके से एक कविता भी जन्म लेती है विचारों के माध्यम से। तो पूरा डिस्क्राइब करोगे तो 60 वर्ड्स के अंदर ये हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास में क्या दिया गया है? अब हमारे फिर से उस पे काव्य खंड पर ही प्रश्न है। अब आएंगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहले अति लघु रहे, लॉन्ग क्वेश्चन रहे, अब शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से सिर्फ आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा 40 शब्दों का, और एक प्रश्न के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2 नंबर। तो जब आप 2 प्रश्न करोगे तो मिलेंगे कितने? 4 नंबर। समझ में आ गया? तो आरओ बुक से हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं काव्य खंड से। ऐसे ही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके गद्य खंड से आएंगे। जैसे पहले बहुविकल्पीय आएंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो बहुविकल्पीय में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास एक एक प्रश्न का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, करने 2 ही 2 होंगे, ज्यादा नहीं करने। चलिए देखते हैं, कविता बात सीधी थी पर में किसी बात को पेचीदा कैसे किया जा सकता है। अब ये कविता में जो उन्होंने बताया ना, कविता थी बात सीधी थी पर, बात तो सीधी सीधी थी, उसे हम सरलता और सहजता के साथ बता सकते थे, लेकिन कवि ने अपनी बात को ज्यादा अलंकारिक और प्रभावी बनाने के लिए इतने अलंकारों और भाषा को इतना टेढ़ा मेढ़ा और उसमें जटिल शब्दों को डालना शुरू कर दिया, और उसके डालने से जब श्रोताओं ने वाहवाही शुरू कर दी तो भाषा पेचीदा होती चली गई, और उस पेचीदा होने के चक्कर में जो बात हम कहना चाह रहे थे वो भाव से हट गई। सीधी सी बात है, वो सिर्फ अलंकारिक शोभकता में रह गई। लोग वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जिस बात के जरिए हम जैसे हम भाषा के जरिए जिस बात को हम वहां कहना चाह रहे थे वो बात अपनी पूरी अर्थ को खो चुका था, वो अर्थ से हट चुका था पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए, बात को सहज रूप से ना कहकर तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिराकर कहने का प्रयास कवि ने किया। अंततः बात उलझ गई। बात उलझ गई मतलब वो अपने अर्थ से भटक गई, अपने भाव से भटक गई। नेक्स्ट है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता आज के मीडिया पर प्रासंगिक व्यंग है कैसे। आजकल हर एक व्यक्ति सिर्फ लाभ कमाने और पैसे कमाने के लिए कार्य करता है।
कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता हमने पढ़ी, उसमें किस तरीके से एक लाचार अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में लाकर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो पूरी तरीके से असंवेदनशील हैं, और वो प्रश्न उस व्यक्ति को बहुत ही ये चुभ रहे हैं, जिसे तकलीफ दे रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उनका क्या प्रश्न का अर्थ को आंसर दिया जाए वो उस व्यक्ति को भी नहीं पता है। तो आज की मीडिया भी जो है अपनी टीआरपी कमाने, लाभ कमाने के लिए लोगों की संवेदनशीलता के साथ खिलवाड़ करती है, उनके दुख को, उनके दर्द को समझती नहीं। इसीलिए इस कविता के माध्यम से लेखक ने आज के इस मीडिया जगत पर पूरी तरीके से एक कटाक्ष किया है। कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है। लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। किसी की करुणा बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः प्रासंगिक है। तो आजकल की मीडिया के ऊपर ये पूरी तरीके से व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया गया है, पूरी तरीके से प्रासंगिक है। तो आप इसे 40 शब्दों में डिस्क्राइब कर दोगे। तीसरा प्रश्न है, रुबाइयां पाठ में आंगन में ठुनक रहा जिद्दी आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, में व्यक्त बालपन को रेखांकित कीजिए। अब एक छोटा बच्चा, उसे तो जो चीज लुभावनी लगती है उसे वो चीज पानी है। उसने चांद देख लिया तो अब उसे वो चांद चाहिए। तो ये बच्चे का बालपन ही है, जहां पर एक बच्चा क्या चीज प्राप्त है क्या अप्राप्त है उसे इस चीज का पता नहीं होता। अब चांद हमें अप्राप्त है, हम उसे देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को निहार सकते हैं, लेकिन उसके साथ खेल नहीं सकते। लेकिन बालक के बालपन के रहते वो इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होता है, और इसी बालपन को इस रुबाई में बहुत ही खूबसूरती के साथ उभारा गया है। बच्चे जिद पर आते हैं तो अपनी पूरी इच्छा पूरी करने के लिए नाना प्रकार की हरकतें करते हैं। बच्चे ठुनका, पांव पटकना, रोना आदि सभी क्रियाएं बालपन का सूचक हैं। तो एक बच्चा जब उस अप्राप्त चीज को पाने की जिद करता है, जिसे उसके अभिभावक उसे प्रदान नहीं कर सकते, तो उसे पाने के लिए वो ना जाने कितनी तरीके से अपनी जिद को मनवाने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो है जब वो इन तरह की हरकतें करता है तो यही उसका बालपन कहलाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा काव्यखंड आरोह बुक का खत्म हुआ। तो याद रखिए, पाठ्य पुस्तक में जो है हमारे पास में जो भी काव्य खंड आएगा उसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला खंड का जो रहेगा उसमें हमारे पास क्या है, अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश जो रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा, काव्यांश 8 मार्क्स का रहेगा, जिसमें अति लघु, बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय 3 तरह के प्रश्न हमारे पास आएंगे। फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन, वो है खंड खा, जो हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा जाएगा, जो कि 22 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 6 मार्क्स का हमारा रचनात्मक लेख रहेगा। फिर 8 मार्क्स के हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 8 मार्क्स के हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 22 मार्क्स का ये होगा। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है सॉरी खंड गा। खंड गा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह और वितान पर आधारित रहेगा। तो आरोह में जो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है वो क्या दिया गया है, 40 मार्क्स का ये पूरा 40 मार्क्स का पूरा ये खंड रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा 5 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा, 5 मार्क्स के हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या आया, 8 मार्क्स के प्रश्न आएंगे और फिर 8 मार्क्स के। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आएगा। सेम इसी तरीके से प्रश्न हमारे पास ये भी आ रहा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ 4 मार्क्स का हमारे पास ये आता, 4 और 6 मार्क्स का यहाँ पर था 10। तो 15 मार्क्स का हमारा आरोह बुक से आएंगे क्वेश्चन। कितने, 15 मार्क्स से आएंगे। 5 मार्क्स के बहुविकल्पीय, फिर उसके बाद हमारे 6 मार्क्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 मार्क्स के लघु उत्तरीय। तो 15 मार्क्स हमारे किससे आएंगे, आरोह बुक के काव्य खंड से। 15 मार्क्स आरोह बुक के गद्य खंड से। बचे 10 नंबर जो आएंगे वो हमारी वितान बुक से आएंगे, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने होंगे 5-5 नंबर के। ठीक है,
चलिए अब हम कर लेते हैं अपने गद्य खंड की शुरुआत। गद्य खंड में सबसे पहले एक पठित गद्यांश आ रहा है जिसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन के लिखिए। तो सबसे पहले क्या है, मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अप्रमाणित सत्य है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया ना कि शिरीष के फूल से लिया गया है, ठीक है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण ही नहीं, यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समय समझ लेते बाबा की झरना निश्चित है। भाई हम अगर पैदा हुए हैं तो मरना निश्चित है, फूल खिला है तो उसे पता है कि उसे झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, यानी कि आसपास जो है एकदम प्रचंड गर्मी है। जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उर्वमुखी है वे टिक जाते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा मजबूत हैं वो टिके हुए हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। तो किस तरीके से शिरीष के फूल के माध्यम से इन्होंने समय रहते अपने जगह को परिवर्तित करने की बात करी है, जो कि ये कटाक्ष इन्होंने सीधे सीधे आज की राजनीतिक सत्ता पर करी है कि आज के राजनीतिक सत्ता पर लोग जब एक बार कुर्सी पे आ जाते हैं तो अपनी जगह से हिलने का प्रयत्न नहीं करते जब तक दूसरी जनरेशन आकर उन्हें धक्का देकर हटाती नहीं, ठीक है। तो शिरीष के फूल के माध्यम से ये चीज उन्होंने समझाने और बताने का प्रयत्न किया है। अब इस पर है हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके उत्तर देने हैं। सारे 5 प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। गद्यांश के अनुसार मूर्ख क्या समझते हैं, जहां हैं वहीं बने रहेंगे, प्राण और कालाग्नि में संघर्ष निश्चित है, कि वे बहुत भोले भाले हैं, बदलाव आवश्यक है। तो गद्यांश के अनुसार मूर्ख हैं, जहां हैं वहीं बने रहेंगे तो बचे रहेंगे, ऐसा सोचना मूर्खों का काम है। पुराने फूल पत्तों को यह क्यों समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है, ये क्यों वो समझें, देखते हैं चलिए। क्योंकि तुलसीदास ने इसे ही सत्य माना है, महाकाल देवता के कोड़े चलाने के कारण ये चीज होगा। जन्म और मृत्यु जगत का प्रामाणिक सत्य है, जन्म और मृत्यु में आपसी संघर्ष के कारण। तो देखिए फूल और पत्तों को यह समझना है कि जो चीज जन्मी है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये एक कालचक्र है जो चलता ही रहता है। तो सही क्या है, जन्म और मृत्यु जगत का प्रामाणिक सत्य है, ये चीजें सत्य है, इसीलिए जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कीजिए। 4 कथन है, चलिए इसमें से देखते हैं सही कथन कौन सा है। अफसोस जीवन का सच है, जो चीज फलती फूलती है उसका अंत निश्चित है, न्याय का चक्र गतिमान है, अधिकतर प्राप्ति संघर्ष से ही संभव है, अधिकार प्राप्ति जो है वो संघर्ष से ही संभव है। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका, जो चीज फलती फूलती है उसका अंत संभव है। एक बार जो चीज पैदा हुई है उसका खत्म होना, समाप्त होना निश्चित होता है। चौथा है, चलिए देखते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए देखते हैं, जीवन का सत्य क्या है, अधिकार लिप्सा, दुरंत प्राणधारा, बुढ़ापा और मरणशीलता। तो यहाँ पर सत्य क्या है, बुढ़ापा और मरणशीलता। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, तो आंसर तो फटाफट निकल आया। यहाँ पर नंबर 1 है, पहले का तीसरा है, दूसरे का जीवन की स्थिरता है, अधिकार लिप्सा, और जीवन में गतिशीलता है, दुरंत प्राणधारा। ठीक है, निकल आया, एक का निकाला और आंसर फटाक से सारे निकल आए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। गद्यांश का केंद्रीय भाव हो सकता है, इस पूरे गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, सभी को अपने प्राण प्रिय हैं, स्थिर रहना भोलापन है, स्थिरता संघर्ष से आती है,
परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ये केंद्रीय भाव में सीधे ये समझा रहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर चीज हमेशा हर घड़ी बदलती ही रहती है, यही एक नियम है। चलिए, तो यहाँ पर अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। अब हमारे पास आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि गद्यांश के जो गद्य खंड है हमारा आरोह बुक का, जिसमें कि 6 चैप्टर दिए गए हैं, इन 6 चैप्टर में से हमारे पास रखे जाएंगे कितने, 3 प्रश्न। हमें करने कितने हैं, 2 प्रश्न। आंसर देना है 60 शब्दों में और एक प्रश्न के लिए मिलेंगे हमें 3 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए क्या है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत द्वारा किए गए अन्याय पर टिप्पणी कीजिए। अब भक्तिन की बेटी के साथ जो अन्याय पंचायत ने किया था उसे आपको पूरी टिप्पणी करनी है डिटेल में। तो पहले तो आप अन्याय बताओगे और बाद में उसके बाद एक निष्कर्ष भी एक लाइन का आप अपनी तरफ से लिखेंगे। ठीक है, तो इसे आप किस पॉइंट्स पे दोगे, देखिए। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय असल में अन्याय था। ठीक है, वो लड़की नहीं चाहती थी शादी करने, वो लड़का जबरदस्ती रूम में गया था, तो पंचायत ने ये चीज समझी नहीं और उसकी शादी करवा दी, जो कि उसके जेठ जिठौत चाहते थे। गलत था, तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित था। उन्होंने जिस बेसिस पे ये न्याय किया उसका कोई तर्क नहीं था। ठीक है, फिर है संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया गया। लड़की की कोई बात नहीं सुनी गई। पंचायत ने अंधे कानून से बुरे की जीत और पीड़ित की हार हुई। तो इस तरीके से आप पूरा जो उसके साथ घटित हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सारी चीजें आप डिस्क्राइब करोगे और साथ में ये भी बताओगे कि पंचायतों द्वारा किया गया ये निर्णय एक तरीके से जो है वो दुष्टों की जीत थी और शोषितों का हार था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि भगत जी का व्यक्तित्व बाजार को कैसे सार्थकता देता है। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि बाजार की सार्थकता किस में है। बाजार की सार्थकता तब है जब वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो भगत जी जब भी बाजार जाते वो सीधे परचून की दुकान जाते और उन्हें जिस भी चीज की आवश्यकता होती अपने चूरन के निर्माण के लिए उसे लेकर चले आते। पूरा बाजार जो है वो सजा का सजा और धरा का धरा रह जाता। ठीक है, ये था एक पहली पॉइंट पे आप ये समझा सकते हो। दूसरी चीज उन्होंने बाजार की सार्थकता कैसे दी थी, वो पर डे 6 आने का चूर्ण बेचते थे, प्रतिदिन 6 आने का चूर्ण बेचते। उसके अलावा अगर उनका चूरन बच जाता तो वो जो है फ्री में बांट देते, क्योंकि उन्हें जितने पैसे की जरूरत होती उतना पैसा वो बाजार से लेते और बाकी सब चीजों को वो बांट देते। तो ये भी एक बाजार को सार्थकता प्रदान करने का काम भगत जी की तरफ से था। और बाजार भी भगत जी को सार्थकता कब देता था, जब वो अपनी उपयोगी वस्तु देता था। तो इस तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे को सार्थकता दे रहे थे। चलिए देखिए, निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलना उनका था। निश्चित आमदनी के पश्चात चूरन को बच्चों में मुफ्त बांट देना था, यानी कि 6 आने का चूरन बेचा, उसके बाद जितना चूरन बचता था वो मुफ्त बांट देते थे। बाजार के आकर्षण से प्रभावित ना होना, यानी कि बाजार जब वो जाते थे सामान खरीदने तो इतना तमाम आकर्षण रहता था, लेकिन वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होते थे। पैसे की व्यंग शक्ति से निर्लिप्त थे। पैसा उनके लिए सिर्फ जरूरत थी, वो उससे और कोई उपयोगिता नहीं करते थे। उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं सीमित थी, अतः बाजार का आकर्षण उन पर कार्य नहीं करता था। बाजार जा रहे हैं, उनका मन भरा हुआ है कि उन्हें ये चीजें लेनी है और लेकर चले आते थे। तो इस तरीके से वो सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों को ही बाजार से खरीदते थे। काले मेघा पानी दे, विज्ञान के तथ्य पर सहज प्रेम की विजय है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे पूरे पाठ में हमने देखा कि हमारे जो लेखक हैं वो विज्ञान तर्की हैं, जबकि उनकी जीजी जो हैं वो जो है वो विश्वास करती हैं किस पे विश्वास करती हैं, जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं। जब हमारे लेखक ने पानी डालने के लिए मना कर दिया तो जीजी ने उन्हें समझाया, बताया कि भाई ये चीजें हम क्यों करते हैं। इस तरीके से विज्ञान के ऊपर जीजी का सहज प्रेम हावी हो गया था। तर्क वहां पर काम नहीं, कहा वहां प्रेम काम कर रहा था। विज्ञान का अपना तर्क है जो तथ्य से उपजा है, यानी कि हर चीज लॉजिस्टिक के हिसाब से चलती है विज्ञान में।
लोक मान्यता का आधार विश्वास है जो सहज प्रेम से आता है। अब लोगों में जो चीजें बनती हैं वो किससे आती है? आपसी प्रेम से, सहज से उत्पन्न होती हैं। तो इसे आप पूरा इसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्नों को करने के लिए। गद्य खंड के ही 6 अध्यायों में से हमारे पास 3 प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर हमको देने होंगे। कि सिर्फ 3 प्रश्नों में से 2 उत्तर देने हैं और एक का उत्तर हमें 40 शब्दों में लिखना है। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें मिलेंगे 2 नंबर, तो 2 प्रश्न करेंगे तो मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर का हमारा गद्य खंड भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या। लुट्टन पहलवान की किन 2 चारित्रिक विशेषताओं को आप अपने जीवन में समायोजित करना चाहेंगे? लुट्टन के अंदर ये था, पहलवान के अंदर वो संघर्षशील व्यक्ति था। ठीक है, उसने चाहे बचपन से लेकर अपनी यंग एज तक या राजा के पास से निकाले जाने के बाद से मृत्यु तक, ये जीवन काफी संघर्षमय उसके पास में रहा, लेकिन उसने संघर्ष से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। ठीक है, जुझारू जीवन जिया। उसने किसी को भी अपने ऊपर नहीं, उसने उस ढोलक को हमेशा अपना गुरु माना, जो उस धुन से उसको प्रेरणा मिलती थी, उसी को उसने अपना गुरु माना। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं लुट्टन के अंदर जिन्हें हम अपना सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर 2 नंबर का आंसर है, तो एक विशेषता के लिए 1 नंबर मिलेगा। तो पहला है साहसी, दूसरा है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता है, संघर्षशीलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो 2 बिंदु हैं, 2 में से किसी भी एक आप क्या कहते हैं, दोनों को डिस्क्राइब करो या अपनी तरफ से कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो एक विशेषता के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरीष के फूल पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक गांधी जी और शिरीष को एक समान क्यों बताता है। देखिए, शिरीष जो है वो प्रचंड गर्मी में उगता है फूल। शिरीष का फूल प्रचंड गर्मी में उगता है और आसपास की इस प्रचंड गर्मी से ही अपने लिए रस खींचता है और अपने को सहज और सरल बनाए रखता है। गांधी जी भी अपने इस कहते ना एक जुझारू प्रवृत्ति में तब आए जब उन्होंने अपने आसपास इतनी ज्यादा अनैतिकता, शोषण को देखा। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे। उनके आसपास जो है इतनी मार काट, संघर्षशीलता चल रही थी, लोग एकदम विपरीत जा रहे थे, आंदोलन हो रहा था, लेकिन तब भी वो अपने आप को, अपनी कही बातों को, अपने सिद्धांतों के हिसाब से चल रहे थे और अपने को सहज बनाकर रखा था। इसीलिए इन्हें शिरीष को भी अवधूत कहा और गांधी जी को भी अवधूत कहा। रीजन क्या था? अवधूत मतलब सन्यासी, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सहज बनाकर रख सकता है। ये क्वालिटी शिरीष के अंदर भी थी और ये क्वालिटी गांधी जी के अंदर भी थी, इसीलिए इन दोनों को उन्होंने सिमिलर करना चाहा है। शिरीष चिलचिलाती धूप, लू, वर्षा और आंधी में भी अविचलित खड़ा रहता है, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं होती, खड़ा रहता है। गांधी जी आजादी के संग्राम में अन्याय, भेदभाव और हिंसा को झेलते रहे, लेकिन उस पे भी वो सहज बने रहे। शिरीष अनासक्त रहकर अपने वातावरण से रच खींचकर सरस कोमल बना रहता है, यानी कि आसपास इतनी जो प्रचंड गर्मी है उसी से अपने लिए रस खींचता है और सरस रहता है। गांधी जी अन्यायी शासन के विरोध में डटकर खड़े रहे। उनके चारों तरफ ये अन्यायी शासन था, लेकिन तब भी वो उसके विरोध में सहजता के साथ खड़े हुए थे। इन्हीं सभी पॉइंट पे आप डिस्क्राइब करोगे कि लेखक ने शिरीष और गांधी जी को जो है एक समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? देखिए, दासता 2 तरीके से होती है, एक है शारीरिक दासता और एक होती है मानसिक दासता। ठीक है, अंग्रेजों को गए आज 75 साल से ऊपर हो चुका है, आज के समय की अगर हम बात करें, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजों की जो सत्ता थी, उनकी पाश्चात्य सभ्यता जो थी, आज भी हम उनके प्रभाव में हैं। हम आज अपनी भारतीय संस्कृति को इतना नहीं जानते जितना हम फॉलो करते हैं पाश्चात्य संस्कृति को। तो एक तरीके से हम मानसिकता से गुलाम हैं इन पाश्चात्य संस्कृति की कि नहीं? आप आज अगर अपनी संस्कृति की बात करिए तो हमारी संस्कृति तो कहीं काम करनी नहीं आती। ठीक, तो ये चीज बताने की कोशिश। और दासता पर्टिकुलर जो होती है, किसी के शरीर को एक जगह बांध कर रख देना, वो हो जाती है शारीरिक दासता। तो ये 2 दासता होती हैं।
तो चलिए देखते क्या है। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता नहीं होती, यानी कानून हमें एक जगह कैद कर ले वो दास्ता ही नहीं होती। व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आजादी ना होना या अपनी इच्छा अनुसार आचरण ना करने देना भी दास्ता होती है। तो इसे हम सामाजिक दास्ता कहते हैं, जिसे जाति वर्ण के आधार पर बांटा जाता है और जो है उसके अनुसार बच्चे को उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ के कोख में जब वो होता है, पेट में होता है, तभी उसका पेशा डिसाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को पैदा होने के बाद अपने पेशे चुनने की भी आज़ादी ना होना, ये एक सामाजिक दास्ता हो जाती है। इसके अलावा आप शारीरिक दास्ता या मानसिक दास्ता का भी उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारी बुक है वितान भाग 2। वितान भाग 2 में हमारे पास खाली 3 अध्याय हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत के पन्ने, अतीत के दबे पांव। तो ये हमारे पास 3 अध्याय हैं। इन 3 अध्यायों में से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे जाएंगे। हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर हमें देना है 100 शब्दों में। कितने देना है? 100 शब्दों में, याद रखिए। और इन 100 शब्दों में जब उत्तर लिखोगे तो आपको एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 5 नंबर, तो 2 प्रश्न करोगे तो मिल जाएंगे 10 नंबर। ठीक है, तो वितान के 3 अध्यायों में से सिर्फ 3 ही प्रश्न आपके पास में आने हैं, लेकिन 10 नंबर के आने हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन भारतीय जीवन मूल्यों को समझाइए जो समय के साथ बदल रहे हैं। ठीक है, वो जीवन मूल्य जो पहले कुछ और थे और आज जो बदल रहे हैं, आपको बताना है कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार। क्योंकि ये पूरी कहानी जो हमने देखी, ये 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को दर्शा रही है। यशोधर बाबू और किशन दा जैसे लोग जो हैं वो अपने समय की रीति परंपराओं को नहीं सोच से नई पीढ़ी जो क्या कहते हैं, यशोधर बाबू के बच्चे और उनकी पत्नी ने अपने आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी मान्यताओं को नहीं बदल पाए। तो ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं 2 पीढ़ियों के बीच के अंतर्द्वंद को दर्शाती है। ठीक है, हमने ये कहानी पूरी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भारतीय जीवन मूल्य हैं वो समय के साथ बदल रहे हैं। दूसरों की खुशी में शामिल होना, ठीक है, और सामाजिक सहयोग जैसी जो जीवन मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं बदले हैं। देखिए, जीवन मूल्य बदल रहे हैं। संयुक्त परिवार, टूटता ढांचा। सबसे पहले तो आप बताओगे, पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, दादी दादा चाची, ये चाचा ताई ताऊ और सब लोग मिलके एक भरा पूरा परिवार होता था। लेकिन अब आप क्या देखेंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, बस। दूसरा है परंपराओं और रीति रिवाजों से अलगाव। अब हम जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली में होते चले जा रहे हैं, परंपराएं और जो हमारे तीज त्योहार हैं वो भी हम अपनी सहूलियत के अनुसार मनाते हैं। उनका अपना एक मूल्य कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। नेक्स्ट है बड़ों का अनादर। जब हम बड़ों के साथ रहेंगे ही नहीं, मान लीजिए हम दादी दादा के साथ ही नहीं रहेंगे, उनके महत्व को नहीं समझेंगे, तो हम ये ही नहीं जानेंगे कि इतने उम्र दराज लोगों के साथ हमें किस तरीके से पेश आना है। तो एक तरीके से बड़ों का अनादर बढ़ता जा रहा है, उनका साथ बढ़ता जो है हमसे छूटता जा रहा है। त्याग भावना की कमी। जब परिवार ही छोटा है तो वहां पर एक बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे कि तुम दूसरे के लिए ये चीज छोड़ दो। सहयोग और त्याग की जो भावना है, जब परिवार में एक अकेला ही बच्चा है तो उसे हम कैसे बताएंगे। जब परिवार संयुक्त रूप में रहता है तो वहां पर ये चीज समझाई और बताई जाती है कि भाई आपस में मिलजुल कर इतनी चीज में कितना बांट कर कैसे खाना है। जब भाई इतना परिवार ही छोटा है कि भाई माँ बाप एक बच्चा है तो उसमें आप क्या बांटोगे, सारा का सारा अकेला उसके पास है, तो ना उसके अंदर सहयोग की भावना पनप रही है, ना ही त्याग की भावना पनप रही है। तो इस तरीके से ये सारे जीवन मूल्य बदल रहे हैं। अगर आप कुछ और भी प्रस्तुत करना चाहते हो तो बशौक कर सकते हो, दिया गया है। ऊपर लिखित बिंदु सांकेतिक हैं, अन्य बिंदु विचारणीय और स्वीकार्य हो सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न आ जाते हैं। 3 प्रश्न ही हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कविता के प्रति लगाव के बाद लेखक को अकेलेपन को लेकर जो धारणा क्यों बदल गई, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। देखिए क्या है, लेखक हमारा जब कविता करना नहीं जानता था, तब वो जब खेतों में काम करता था और जब वो जानवरों को चराने जाता था तो वो अकेलापन उसे कहीं ना कहीं काटने को दौड़ता था। लेकिन जब उसने कविता लिखना सीख लिया तो उसके लिए वही अकेलापन उपयोगी हो गया,
क्योंकि उस अकेलेपन में वो कविता लेखन, रचना, तुकबंदी, उनको गाना, एक्सप्रेस करना भावों के साथ, क्योंकि वही अकेलापन अब उसके लिए उपयोगी हो चुका था। तो जब उसे कविता नहीं आती थी तब उसके लिए अकेलापन अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में जब उसने कविता वाचन शुरू, लेखन और वाचन शुरू कर दिया तो वही अकेलापन उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो गया था। पहले लेखक ढोर चराते समय, खेत में पानी लगाते हुए, अन्य काम करते हुए अकेलापन महसूस करता था, क्योंकि भाई बोरियत होने लगती है, कोई और होता नहीं था, ये काम करते करते बोरियत होती थी, उसे कष्ट होता था। कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता, तुकबंदी करता, अकेले में ऊंची आवाज में कविता गाता, अभिनय व नृत्य करता, कविता गाते हुए नाचता। तो इस तरीके से जब वो कविता करने लगा तो वो अकेलापन उसके लिए उपयोगी हो गया, अतः उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था। तीसरा प्रश्न है, यदि आप पर्यटक के रूप में मोहनजोदाड़ो जाएं तो आप क्या क्या देख सकते हैं, अतीत में दबे पांव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया गया, वहाँ के घर, वहाँ के स्नानागार, वहाँ के कुंड, वहाँ की गलियाँ, सभी कुछ के बारे में बताया गया। तो जब आप वहाँ जाओगे, इवन वहाँ के जो संग्रहालय हैं उनके बारे में बताया गया, तो जब आप वहाँ जाओ तो क्या क्या देखोगे आपको ये पूरा डिस्क्राइब करना है। चलिए देखिए क्या है। अजायब घर के बारे में आप बताएंगे कि वहाँ जो एक अजायब घर रखा गया, जो एक छोटा सा ही है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से मिला अधिकतर सामान या तो दिल्ली के संग्रहालय में है या लाहौर के संग्रहालय में है, दो जगह है, लेकिन थोड़ा ही समय सामान जो है वो मोहनजोदाड़ो के जो साइट है वहाँ पर बने एक म्यूजियम में रखा गया है। उसके अलावा ढकी हुई पक्की नालियाँ हैं, अन्न भंडार हैं, बौद्ध स्तूप है, विशाल स्नानागार व कुंड है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है, उन्हें भी आप बताएं। पक्की सड़कें हैं, साथ ही साथ आप बड़े घर हैं, छोटे घर हैं, इन सभी के बारे में, वहाँ पर मिले हुए 700 कुओं के बारे में हैं। जो जो चीज़ें आपको आपके चैप्टर में याद हैं उन्हें आप पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। अब 100 शब्दों के लिखा है, अगर आप 5 चीज़ों को भी डिस्क्राइब करते हो तो एटलीस्ट 10-10 शब्दों के बारे में, 10-10, 20-20, 25-25 शब्दों से करोगे डिस्क्राइब तो आराम से आप 100 शब्दों तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, लेकिन तभी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास 3 खंड हैं। पहला खंड है का, दूसरा है हमारे पास खा और तीसरा है हमारा गा। ठीक है, तो खंड का जो है वो हमारा क्या है, अपठित बोध है। अपठित बोध में 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है गद्यांश आधारित है, जो कि हमारा रहेगा 10 मार्क्स का। पद्यांश आधारित हमारा रहेगा 8 मार्क्स का। ठीक है, कितना, 8 मार्क्स का। तो ये टोटल 18 मार्क्स का हमारा क्या हो जाता है, अपठित बोध, यानी कि हमारा पहला खंड, खंड का। उसके बाद हम आ जाते हैं खंड खा में, जहां हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इस अभिव्यक्ति और माध्यम में हमारे पास 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है हमारा रचनात्मक लेख। रचनात्मक लेख जो कि हमारे पास में है 6 मार्क्स का। फिर क्योंकि ये टोटल हमारा 22 मार्क्स का है, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु प्रश्न हैं जो हमारे पास हैं 8 मार्क्स के। और फिर उसके बाद हमारे पास हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारे पास 8 मार्क्स के हैं। तो 8, 8, 16 और 16 और 6, 22 मार्क्स का हमारे पास पे हो जा रहा है हमारा यहाँ पर कौन सा खंड, खंड खा। फिर उसके बाद आते हैं खंड गा, जो कि ऑलरेडी हमारे 3 खंडों में बटा हुआ है। हमारी पुस्तक जो है यहाँ पर आरोह 2 और वितान 2 पर आधारित है।
ठीक है। अब बात करें अगर हम आरोह की, तो आरोह बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है। ठीक है, सबसे पहले हम आ रहे हैं काव्य खंड पर। काव्य खंड में हमारे पास 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं अति लघु, सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय हैं। ठीक है ना, हमारे पास थे बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय 5 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लघु हैं। ठीक है, जो लघु उत्तरीय जो आ रहे हैं वो हमारे पास हैं 4 मार्क्स के, और दीर्घ उत्तरीय हमारे पास आ रहे हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, तो 15 मार्क्स के। ठीक है, 15 मार्क्स का हमारा ये रहा, और 15 ही मार्क्स का हमारा गद्य खंड रहेगा। गद्य खंड भी हमारा सेम एज इट इज 15 मार्क्स का रहेगा। तो 30 मार्क्स का हमारी हो जाएगी आरोह बुक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में दूसरी हमारी बुक आ रही है वितान। वितान में हमसे पूछे गए हैं वो 2 प्रश्न हैं जो कि सिर्फ 10 मार्क्स के हैं, 10 नंबर का। तो 10, अब यहाँ पर देखिए 18 और 22 ये हो गए हमारे 40 मार्क्स का, ये 30 और 10 40 मार्क्स की हमारी 2 पुस्तक। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो क्वेश्चन पेपर हमने आपको सॉल्व करा दिया है, साथ ही एक छोटी सी समरी हमने आपको दे दी कि इतने नंबर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये तो समझा दिया कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम प्रैक्टिस, तो ये हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जल्द ही इनके सैम्पल पेपर्स भी लेकर आएँ ताकि आपको हम सॉल्व करा सकें। ठीक है, तो जल्द ही इनके सैम्पल पेपर्स के साथ भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।